एसएससी, एमटीएस, जीके, जीएस प्रिपरेशन में हम लोग आज बात करेंगे केमिस्ट्री से जो भी सवाल पूछे गए हैं। केमिस्ट्री एमसीक्यू जो कि एसएससी, एमटीएस में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग है। आपको बताना है इनसॉल्युबल कौन है, अघुलनशील। तो वाटर में आप देखोगे सॉल्ट आप डालोगे तो डिजॉल्व होता है, शुगर डिजॉल्व होता है, मिल्क जो है वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, चॉक पाउडर जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो यानी कि चॉक पाउडर जो है ये इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन द ब्रेड राइजेस एंड बेक्स डैश क्रिएट्स थाउजेंड्स ऑफ बबल इन द डो। देखो होता क्या है, जब कभी आप ब्रेड खाते हो या केक खाते हो तो वो थोड़ा फूला हुआ होता है, थोड़ा फ्लफी होता है, फूला हुआ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें डालते हैं बेकिंग सोडा। क्या डालते हैं उसमें? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का? तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जब इसको हीटिंग करते हैं ना, जब इसको हम लोग डो में, आटे में मिलाते हैं, मैदे में मिलाते हैं, और जब उसको हीट करते हैं केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो होता यह है कि इसमें से काफी सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, और इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही बहुत सारे बबल्स वगैरह जो है वो बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3। अच्छा, जो वॉशिंग सोडा होता है, कपड़ा धोने में इस्तेमाल होता है, उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके, वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। तो सल्फर जो है इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? तो 16। देखो आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर बिल्कुल याद होना है, परमाणु संख्या। इसके साथ ही आपको 20 के बाद कुछ चुने हुए एटम, कुछ चुने हुए एलिमेंट्स के, जैसे आयोडीन है, जैसे मर्क्यूरी है, ठीक है, जैसे आयरन है, तो कुछ चुने हुए एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं ये। तो सल्फर 16। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl। तो NaCl जो हम लोग नमक खाते हैं वही है ये NaCl, साधारण सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। किस तरीके का कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक यौगिक है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? देखो सोडियम क्लोराइड में होता क्या है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को। ठीक है, और ये बन जाता है Na+, सोडियम आयन, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाता है Cl-, और दोनों साथ में बन के बन जाते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन अगर हो, उससे जो कंपाउंड बनेंगे, जो यौगिक बनेंगे, वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई का मतलब क्या है? आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो याद रखो पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी जो होती है पीरियोडिक टेबल, उसमें अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो धीरे धीरे साइज क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज कम होगा। तो इनको देखोगे तो ये सभी आपको पीरियड 2 में मिलेंगे। ये सभी एलिमेंट आपको बेरिलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन आपको पीरियड 2 में मिलेंगे। तो देखोगे सबसे इधर में जो है वो है लिथियम। लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम, फिर बाद में बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता जाता है, तो सबसे लेफ्ट में जो होगा उसका साइज बड़ा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। और एक और चीज, ऊपर से नीचे आओगे, टॉप से बॉटम आओगे तो साइज इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। तो चींटी जब काटती है तो दर्द होता है, पेन होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि चींटी के डंक में ना वो लोग इंजेक्ट कर देते हैं मिथानोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। दूसरा एक नाम क्या है इसका? तो फॉर्मिक एसिड। दूसरा नाम भी याद रखना है, फॉर्मिक एसिड। तो चींटी जब काटती है, डंक मारती है, तो दर्द जो होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड के कारण, मिथानोइक एसिड के कारण। ठीक है, बाकी जो दूसरा एसिड देखोगे, लैक्टिक एसिड आपको मिल्क के प्रोडक्ट में बनेंगे, है ना, जो दही वगैरह जो होती है उन सब में, कर्ड वगैरह में आपको मिलेगा। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में, नींबू, संतरा, ऑरेंज वगैरह इन सब में मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपको जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो में मिल जाएगा। आपको ये पालक जो स्पिनाच जो होती है ना, तो पालक में मिल जाएगा। पालक में काफी ज्यादा है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो जितने भी मेटल्स है इनमें कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप लोहे का एक टुकड़ा लो, आप उसको पानी में डाल दो,
पानी में डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ ज्यादा लंबा टाइम रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा उसमें जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, है ना, रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक सोडियम का टुकड़ा लो, अब उसको अगर पानी में डालो, तो वो तुरंत आप देखोगे एक ब्लास्ट होगा, है ना, क्योंकि बहुत ही हाईली वॉलेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों ऐसा? क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब में ना सोडियम बहुत रिएक्टिव है, पोटेशियम भी काफी ज्यादा रिएक्टिव है, लिथियम भी काफी रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सब रिएक्टिव है, तो सोडियम आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन स्पिनाच? तो स्पिनाच जो पालक जो होती है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया, उसमें कौन सी ऑक्जेलिक एसिड आपको मिलेगी? ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगी आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन? अब पहले तो सस्पेंशन क्या होता है ना, निलंबन क्या होता है समझो। मान लो आप कुछ सब्सटेंस लेते हो, कुछ चीज आप पानी में घोलने का ट्राई करते हो, नमक, मान लो सॉल्ट लेते हो, नमक, तो नमक तो घुल जाती है ना, प्रॉपर्ली डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन मान लो आप उसमें पत्थर डालते हो, चूना डालते हो, पत्थर डालते हो, है ना, आप डालते हो छोटे छोटे स्टोन, तो स्टोन घुलेगी उसमें? नहीं घुलेगी। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां पे क्या होगा कि जब डालोगे ना सॉल्यूशन में, मान लो ये वाटर है, वाटर में डालोगे तो ये डिजोल्व भी नहीं होगा, नीचे सेटल डाउन भी नहीं होगा, ये ऐसे करके घूमता रहेगा। जैसे आप नदी में से कभी एक गिलास पानी निकाल के देखो, तो उस पानी में आपको काफी सारे छोटे 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 बालू के कण आपको जो है वो तैरते हुए दिखाई देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। हाँ, अगर आप उसको कुछ देर तक रख देते हो, 1 घंटा 2 घंटा, आप बिना उसको हिलाए एक जगह पे रख देते हो, तब जाके वो नीचे जाके बैठ जाता है ना, तो वो क्या है? सस्पेंशन। वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जो भी, देखो दो चीज को जब मिलाते हैं ना, और समान रूप से अच्छे से मिला है तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे, अब प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं मिला है तो उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। तो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है उसको नेकेड आई से, आंखों से देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप नदी में से एक गिलास पानी लो तो छोटे छोटे बालू के कण आप आंख से देख सकते हो, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू, when litmus paper solution is neither acidic nor basic then color is? लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये पता करने के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन कैसा, अम्लीय है कि क्षारीय है ना, एसिडिक है कि बेसिक है। लेकिन जब नॉर्मल रहता है, मतलब एसिड में भी नहीं डाला, बेसिक में भी नहीं डाला, तो उस केस में उसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, और लिटमस हमको मिलता कहाँ से है? तो याद रखना, लीचेन से, है ना, जिसको हिंदी में लाइचेन, लाइकेन बोलते हैं ना, तो लाइचेन से मिलता है। ठीक है, तो हमें लिटमस पेपर जो है वो लाइचेन से मिलता है। लिटमस को जब एसिड में डालोगे, एसिड में डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा। एसिड में कौन सा कलर? रेड कलर। और बेस में डालोगे तो ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर होगा बेस में, क्षार में, और एसिड जो होता है उसमें रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, अगला एमसीक्यू, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? देखो, एक आप हाइड्रोजन का एक एटम लो, हाइड्रोजन का एक एटम को अगर आप लेते हो तो उसका मास कितना है ना, उसमें द्रव्यमान कितना है? तो ये कितना होता है? 1 U। यू जो है ना यूनिट है, यूनिट है। जैसे सामान को मेजर करने के लिए हम लोग केजी ग्राम यूज करते हैं, वैसे यू यूनिट है एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, तो 1 U। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो क्रोमियम को इस्तेमाल करते हैं स्टील बनाने में। अगर आपको चाहिए स्टील जिसमें जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो, चमकीला हो, तो क्रोमियम यूज करते हैं सख्त बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो 24। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 24। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज फाउंड इन विंडो क्लीनर? तो विंडो को क्लीन करने के लिए कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं? देखो, अलग अलग जो केमिकल्स है ना, उनका यूजेस को, उनके किस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जो भी केमिकल आप पढ़ते हो ना, तो एक बार उसका जरूर जानकारी ले लो कि उसका फॉर्मूला क्या है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है। तो अमोनियम, ठीक है, NH4OH है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करता है विंडो क्लीन करने में। इसके अलावा इसको पेपर इंडस्ट्री वगैरह में जो है इसको यूज करते हैं, पानी को, पानी का जो हार्डनेस है उसको ट्रीट करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट? तो सोडियम एल्यूमिनेट का करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो NaAlO2। ठीक है, NaAlO2। ठीक है, इसको भी यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये भी यूज होता है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। तो मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग कुकवेयर, हाँ मेटल्स के बर्तन बनते हैं ना जिसमें खाना पकाते हैं हम लोग, सही बात है।
मेटल आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, तो गाड़ियां बनाने में, बाइक, ट्रक जो है, कार वगैरह बनाने में यूज होता है, सही बात है। लिविंग बीइंग इनहेल मेटल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या मेटल इनहेल करते हैं? नहीं, हम लोग तो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होता है, उसके साथ नाइट्रोजन दूसरे गैसेस इनहेल होती है, तो ये वाली गलत हो जाएगी ना, तो गलत बताना था। अब मेटल को ज्वेलरी बनाते हैं, सही बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इन द हाईएस्ट क्वालिटी। तो देखो, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना वो विटामिन सी का ही दूसरा नाम है, तो ये भी सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है कि बताओ विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरीके का विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन डी के, इन सब के अलग अलग जो नाम्स जो है ना, केमिकल नेम्स, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है विटामिन सी जो है किसमें रिच है, तो गुआवा में काफी ज्यादा है, ठीक है, गुआवा में विटामिन ज्यादा जो है, विटामिन सी जो है काफी ज्यादा है। वैसे विटामिन सी आपको नींबू, ऑरेंज वगैरह इन सब में भी काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगला एमसीक्यू देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क किसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो रेयन को। तो रेयन जो है ना ये आता कहां से, तो जो वुड जो होता है, जो लकड़ी जो होता है, तो लकड़ी से हम लोग क्या निकालते हैं, पल्प निकालते हैं, लकड़ी का जो गुदा जो होता है ना वो निकालते हैं, और फिर उससे हम लोग ये सिल्क लाइक बनाते हैं मटेरियल, जिसे हम लोग बोलते हैं रेयन। पॉलिस्टर आपको पता होगा, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह के मटेरियल्स होते हैं पॉलिस्टर के, ठीक है। नायलॉन आप लोगों ने देखा होगा, नायलॉन की जैसे रस्सी वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये पेट्रोकेमिकल से आता है, ठीक है, जैसे ये तो वुड से आता है ना, नायलॉन जो है ना पेट्रोकेमिकल्स। हमको पता है ना कि पेट्रोलियम हम लोग जो है निकालते हैं, है ना, पेट्रोलियम निकालते हैं, और उसी पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, वैक्स, वैसलीन, और इसके अलावा किरोसिन ऑयल, वो सब निकालते हैं। इसके अलावा वहां से उसी केमिकल से नायलॉन भी बनता है, ठीक है। नायलॉन की जैसे आप देखोगे, आपने देखा होगा रस्सियां वगैरह जो है, वो झूले वगैरह बनाने के लिए रस्सियां वगैरह जो है ये बनाते हैं। एक्रेलिक लाइक प्लास्टिक लाइक होता है इसका, तो इवन आप देखोगे चेयर या फिर आप टेबल वगैरह जो है ना वो भी एक्रेलिक का आप देखोगे, ठीक है, तो ये भी पेट्रोलियम से ही आता है एक्रेलिक। नेक्स्ट, स्टार्च इन पोटैटो रिएक्ट विद डैश टर्निंग टू ब्लू कलर। तो देखो, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तब बनता है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या, C6H12O6, है ना, कार्बोहाइड्रेट है ये। लेकिन जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो पोटैटो में क्या किया जाता है ना, इस कार्बोहाइड्रेट के, ये तो एक हो गया ना, एक कार्बोहाइड्रेट का ये हो गया, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं और उसको एक कंबाइन करके उसको क्या बना देते हैं, स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, असल में जो ग्लूकोज जो बना, बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में पैक कर दिया तो वो स्टार्च बन गया, ठीक है। पोटैटो में स्टार्च होता है, ये स्टार्च जब आयोडीन से रिएक्ट करता है, आयोडीन, तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। आप एक चीज देखना कि जो त्योहारों के समय में बहुत बार क्या होती है ना, कि ये न्यूज आता है ना कि मिठाइयों में मिलावट कर रहे हैं, है ना, तो मिठाइयों में जो है मिलावट कर रहे हैं, उसमें मान लो मैदा मिला दिया, ठीक है, तो वो मिलावट पकड़ते कैसे हैं, तो वो मिठाई लेंगे और मिठाई में आयोडीन मिलाएंगे, ठीक है, आयोडीन से ट्रीट करेंगे, तो इससे होगा क्या कि अगर उसमें मान लो मैदा मिला है, तो मैदा में होता है स्टार्च, ठीक है, तो वो मैदा अगर उसमें मिलाया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि अच्छा मिठाई में जो है ना, स्वीट्स में उन्होंने मिलावट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, जब लिक्विड लिक्विड की सॉल्यूशन बनाते हैं, याद है ना, लिक्विड को जब लिक्विड में सॉल्यूशन बनाते हैं तब उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो इमल्सन। मान लो आपने ऑयल लिया और उसको पानी में डाल दिया, तो ऑयल प्लस वाटर ये लिक्विड है ना दोनों, तो ये क्या एग्जांपल है, ये एक सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन, ये है, तो ये एक इमल्सन है, ठीक है, तो ये एक इमल्सन है। तो यहां जो गिवन है इसमें कौन सा इमल्सन एग्जांपल है, तो मिल्क भी एक इमल्सन का एग्जांपल है, ठीक है, मिल्क जो है ये भी एक इमल्सन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एज पर द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो जैसे मैंने बताया कि 1 से 20 तक तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो वो मिलेगा 6, ठीक है, कार्बन के एटॉमिक नंबर, कार्बन को देखोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर नेक्स्ट वाले सेल में जो है आपको देखेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कार्बन का। लैक्टिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन, तो लैक्टिक एसिड आपको कहां मिलेगा, तो लैक्टिक एसिड जो है ये मिल्क वाला जो प्रोडक्ट जो है इसमें बनेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी में भी लैक्टिक एसिड बनता है, हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, तो उस समय भी लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट केमिकल एलिमेंट डज H स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन को हम लोग H से लिखते हैं ना, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, हीलियम जो है इसको तो He से हम लोग लिखेंगे, मर्क्यूरी को Hg से लिखते हैं, होलियम आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ये बेसिकली जो है ये 100 नंबर वाला एटॉमिक एलिमेंट है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो H के लिए होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है।
तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये सही बात है। मान लो एक मेटल लेते हो मैग्नीशियम और इसको ऑक्सीजन से ट्रीट करते हो तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर मैलिएबल। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं क्या ये मैलिएबल होते हैं? मैलिएबल का मतलब क्या है कि अगर आप नॉन मेटल लेते हो, मान लो आप कार्बन लेते हो, नॉन मेटल ना, इसको अगर आप पीटते हो, आप इसको हथौड़े से पीटते हो तो क्या इसकी चादर सीट बना सकते हो? नहीं। आपने लोहे का सीट देखा होगा, एल्यूमिनियम का सीट देखा होगा, लेकिन क्या सल्फर का सीट होता है, ऑक्सीजन का सीट होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं। मेटल जो है वो मैलिएबल होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते हैं। तो गलत वाला स्टेटमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विनीगर यूज्ड इन कुकिंग कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आप कभी फास्ट फूड वगैरह खाने जाओ तो वहां पे आप देखना कि एक बॉटल में पानी जैसा कुछ होता है, वो मिलाते हैं फास्ट फूड में, है ना। तो वो जो पानी जैसा मिला रहे हैं ना वो विनेगर है, ठीक है, वो विनेगर है, ठीक है। अब वो विनेगर जो है वो एक्चुअली, उसको विनेगर तो कॉमनली बुलाते हैं, एक्चुअली उसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये होता है फॉर्मूला। एसिटिक एसिड का दूसरा एक और नाम है, ये भी नाम याद रखो, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। तो ये विनेगर जो है ये वहां पे होता है, ठीक है ना। बाकी मिथेनॉल जो है ये तो एल्कोहल है ना, CH3OH, ये एल्कोहल है एक, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following compound are also called known as aliphatic compounds। तो देखो हमें अगर जब कार्बन चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि कार्बन कार्बन आपस में लंबा, बहुत ही लंबे लंबे चेन बनाते हैं, ठीक है। तो वो लंबा चेन भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा चेन हो उसमें ब्रांच हो, है ना, ब्रांच हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन जो है वो ऐसा साइकिल जैसा कुछ बनाए, ठीक है। तो जो एलियाफेटिक वाले जो होते हैं ना, एक तो होता है एलियाफेटिक, तो दो तरीके से कार्बन के जो कंपाउंड्स है ना उनको दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो एलियाफेटिक, ठीक है, एलियाफेटिक, और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक वाले में क्या होता है कि स्मेल होता है, स्मेल होता है। और जनरली जो साइक्लिक वाले, जनरली जैसे जो राउंड साइक्लिक वाले होते हैं ना वो एरोमेटिक होते हैं। और एलियाफेटिक जो है ये सिंपल चेन वाले होते हैं, या ब्रांच वाले जो है जनरली, ठीक है। तो एलियाफेटिक जो है वो कौन सा हो जाएंगे, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब जो साइकिल वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। जो साइक्लिक वाले कैसे होते हैं, एरोमेटिक, हमेशा नहीं, जनरली। नेक्स्ट, which of the following is a noble chemical element of modern periodic table। तो नोबल एलिमेंट कौन है, आदर्श, है ना। तो आप जैसे देखोगे आर्गन, है ना, आर्गन आपको जरूर पता होगा कि हीलियम को आप देखोगे तो ये क्या नोबल एलिमेंट्स है ना। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो नियॉन, नियॉन नोबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इनको देखोगे ना तो इनके लास्ट वाला जो सेल जो है, क्योंकि देखो कौन सा एलिमेंट नोबल है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ग्रुप नंबर जो 18 जो है, ग्रुप नंबर 18 जो है, वहां पे आपको नोबल एलिमेंट मिलेंगे, है ना। वहां पे आपको जो है नोबल एलिमेंट्स मिलेंगे। तो नोबल एलिमेंट्स जो है ना वो जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका लास्ट वाला जो ऑक्टेट रूल जो है ना वो पूरा होता है, उनका लास्ट वाला जो ऑर्बिट है वो फुलफिल्ड होता है जनरली। तो इस कारण से आप देखोगे कि वो जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो नियॉन है, हीलियम है, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना ये सभी क्या है, ये सभी नोबल एलिमेंट है। तो नाम याद रखो इन सबका, ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा इज कॉमन नेम ऑफ। तो बेकिंग सोडा का थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, NaHCO3। इसको जब हीट करते हैं तब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसी के कारण वो केक वगैरह जो ना वो फूला फूला फ्लफी होता है ना, इसीलिए होता है। नेक्स्ट, एक्वारीजिया is freshly prepared mixture of concentric hydrochloric acid and concentric acid in the ratio of। एक्वारीजिया क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग, और HNO3 नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल मान लो आपने 3 लीटर HCl ले लिया, 1 लीटर HNO3 लिया, उसको मिला लिया, है ना। तो जो सॉल्यूशन बन के आया ना उस सॉल्यूशन को बोलेंगे क्या, एक्वारीजिया। एक्वारीजिया ये जनरली यूज होता है जो गोल्ड स्मिथ, जो सुनार लोग होते हैं ना, वो गोल्ड को, मेटल को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप किसी गोल्ड स्मिथ के पास देखोगे तो वहां ये दिख जाएगा एक्वारीजिया। नेक्स्ट, तो 3:1 का रेशियो होता है, ठीक है, याद रखना 3 HCl है और 1 HNO3। नेक्स्ट, फ्रूट डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। देखो जो एसिड या बेस होता है ना वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, तो इसको हम लोग मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं, तो पीएच स्केल से। एक स्केल है जो कि 0 से 14 तक है, अब बीच में 7 है। तो 7 जो है वो होता है न्यूट्रल के लिए, 7 जो होता है वो वाटर जैसे न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के लिए। 7 से नीचे अगर है तो एसिड वाला होता है। मान लो कोई एक एलिमेंट है जिसका पीएच 5 है, मतलब 7 से कम है ना, तो वो एक एसिड होगा। मान लो 6 है तो भी 7 से नीचे है, वो एसिड होगा।
और 7 से ऊपर जो है वो होता है बेस, क्षार। ठीक है, तो 7 से नीचे एसिड और 7 के ऊपर जो है वो बेस। याद रखना कि जितना कम वैल्यू होगा, जितना एसिड में जितना कम वैल्यू होगा उतना स्ट्रांग होगा। मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि मान लो दो एसिड है, एक एसिड है जिसका पीएच कितना है 2, और एक और एसिड है जिसका पीएच है मान लो 4, तो ज्यादा स्ट्रांग एसिड कौन होगा? तो ये 2 वाला। जितना कम वैल्यू उतना पीएच उतना स्ट्रांग। अब बेस में उल्टा, बेस में अब देखोगे जितना ज्यादा वैल्यू, मान लो एक बेस है जिसका वैल्यू 10 है और एक और बेस है जिसका वैल्यू मान लो 14 है, तो ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा? तो 14 वाला, 14 वाला। ठीक है, तो हमारे माउथ में जब जो हमारे माउथ में जब पीएच की वैल्यू 5.5 से कम होती है ना, तो हमारे दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है, टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड? देखो काफी सारे मेटल्स होते हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मेटल्स है। काफी सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, धातु जैसे है, काफी सारे अधातु है। अधातु मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। लेकिन काफी कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट जो बीच में है, ना तो मेटल ना तो धातु है ना अधातु है। कुछ गुण धातु के भी है, कुछ गुण अधातु के भी है। मतलब कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टी है, कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, उनको बोलेंगे मेटलॉइड। जैसे आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, आर्सेनिक है, फिर आर्सेनिक है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो नजर आ जाएगा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वह है बोरोन। तो बोरोन जो है ये भी एक मेटलॉइड है। ठीक है, बोरोन जो है ये भी मेटलॉइड है, तो नाम याद रखना है आपको। सिलिकॉन मेटलॉइड है, काफी ज्यादा यूज करते हैं। हमारा जो स्मार्टफोन वगैरह में जो चिप जो आता है ना, स्मार्टफोन देखो, स्मार्ट कार या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी, उन सब में सिलिकॉन के बिना काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिना सिलिकॉन के तो काम ही नहीं चलेगा। जो भी आप देखो ना, आईटी इंडस्ट्री वो सिलिकॉन पे ही बेस्ड है। इसलिए तो बेंगलुरु को सिलिकॉन, बेंगलुरु को जैसे सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, या जहां पे आईटी का ज्यादा काम होता है उसको सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी ऐसे नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन यूज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट ही तो हाइड्रोजन था, तो कौन सा हो जाएगा? 1। ठीक है, 1। अच्छा, ये बाकी जो नाम देख रहे हो ना, नंबर 1, 11, 5, 15, ये सब कौन सा एलिमेंट है बता पाओगे? चलो 11 में बता देता हूँ। 11 चलो सोडियम है, 11 नंबर में सोडियम आता है। 5, 5 एंड 15 में, 5 और 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तत्व आते हैं? नाम बताओ कमेंट करके। नेक्स्ट, विच केमिकल एलिमेंट डज Fe स्टैंड फॉर द साइंटिफिक पीरियड टेबल? तो Fe जो है ये कौन से एलिमेंट के लिए यूज होता है? तो आयरन के लिए, है ना। आयरन के लिए हम लोग यूज करते हैं Fe। फ्लोरीन के लिए हम लोग F यूज करते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आयरन। इन विच ईयर डिड भोपाल गैस स्ट्रेटेजी टेक प्लेस? तो देखो मध्य प्रदेश के भोपाल गैस में एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड। उनके प्लांट से, उनके कारखाने से क्या हो गया, एक हानिकारक हार्मफुल गैस का रिसाव हो गया, लीक हो गया। कौन सी गैस? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत ही जहरीला गैस, काफी लोगों की मृत्यु हो गई, काफी लोग जो है वो जख्मी हो गए। तो ये हुआ था 1984 में। ठीक है, और वो कंपनी का नाम भी पूछते हैं SSC एग्जाम में। ठीक है, स्टैटिक जीके में। तो कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड, कंपनी का नाम याद रखना है। कौन सा गैस निकला तो वो भी पूछते हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? देखो जो भी मैटर है, ठीक है, जो भी मैटर है हमें अब जब छोटे क्लास में आप पढ़ोगे ना, तो आप 3 तरह का मैटर पढ़ोगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन दो और होते हैं, दो और होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, 4 नंबर वाला, ठीक है, और 4th नंबर वाला होता है बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट। तो ये थोड़ा बोस आइंस्टाइन करता है, ये काट दो, ठीक है ना, कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा 4 नंबर वाला, बोस आइंस्टाइन कॉन्सेंट्रेट कंडेंसेट जो है वो 5 नंबर वाला होता है। ठीक है, याद रखना। साइट्रिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था साइट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, तो साइट्रिक एसिड आपको मिलेगा खट्टे फलों में, जो थोड़े खट्टे फल होते हैं ना, तो ऑरेंज में मिलेगा आपको। ठीक है, एप्पल्स में तो आपको मैलिक एसिड मिलेगा, याद रखना, पूछा गया एग्जाम में ये भी, मैलिक एसिड मिलेगा आपको। ऑनियन में आपको देखो, ऑनियन आप काटते हो तो आंखों में पानी आने लगता है ना, जलन आने लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑनियन में होता है सल्फेनिक एसिड, सल सल्फेनिक एसिड। ठीक है, ऑनियन में क्या होता है? सल्फेनिक एसिड। तो जब ऑनियन काटते हो ना, तो उसमें से सल्फेनिक एसिड निकलता है गैस के फॉर्म में। अब वो जब सल्फेनिक एसिड हमारे आंखों में पहुंचता है, तो हमारे आंखों में पानी जो प्रेजेंट है, वाटर जो प्रेजेंट है, उस वाटर से वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके वो H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ऑनियन में से सल्फेनिक एसिड निकला,
हमारे आंखों में पहुंचा, आंखों में जो वाटर है, पानी है, जो आंसू जो होते हैं, उससे रिएक्ट करके H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, डाइल्यूट। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के कारण ही हमारे आंखों में पानी आना या आंखों में जलन जो है ना वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर? तो कोल्ड वाटर, आप ठंडा सा पानी लो, उसमें आप ना सोडियम डाल दो, सोडियम डाल दो, आप देखोगे कि वो, जैसे ही सोडियम एक मेटल है ना, सोडियम एक मेटल है, जैसे ही उसको ना पानी में डालोगे देखोगे कि वो जलने लगेगा पानी में डालने पे। ठीक है, सिर्फ सोडियम नहीं, अगर आप पोटेशियम भी डालते हो, पोटेशियम भी डालते हो तो भी सेम होगा। मतलब कभी सोडियम में अगर आग लग जाए, मान लो आपके सामने सोडियम रखा हुआ है, उसमें आग लग गया, तो उसको पानी से बुझाओगे नहीं, पानी में डालोगे तो और आग लगेगा। इसीलिए ना सोडियम को क्या करते हैं ना, या पोटेशियम को क्या करते हैं ना, इसको केरोसिन में, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। जो केरोसिन का मिट्टी का तेल होता है ना, केरोसिन तेल जो होती है, ऑयल जो होती है, उसमें इसको डुबो के रखते हैं, ताकि वातावरण में हमारे वातावरण में जो आर्द्रता है, जो मॉइस्चर है, उससे वो रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच केमिकल एलिमेंट डज एन स्टैंड फॉर? तो एन के लिए यूज होता है, एन यूज होता है आपके किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए, है ना, तो नाइट्रोजन के लिए एन यूज होता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। तो जब कभी किसी एसिड को रिएक्ट करोगे बेस से, है ना, मान लो आपने HCl ले लिया और उसको आप रिएक्ट कर रहे हो NaOH बेस के साथ में, तो क्या बनेगा वहां पे? आप बनेगा वाटर प्लस सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? NaCl सॉल्ट बनता है ना, तो वाटर और सॉल्ट बनता है। ठीक है ना, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो। बाकी रिएक्शन का भी एग्जांपल आप चलो मैं बता ही देता हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? जैसे आप मान लो आप कार्बन है, कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ में आप हीट कर रहे हो, तो क्या बनेगा? CO2 गैस बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गए ना, कंबाइन हो गए, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ गए। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आप ले लो, आप ले लो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको आप हीट करो, इसको ले लिया, आप आपने इसको हीट किया, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम का ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलेगा। मतलब ये टूट गया ना, दो छोटे छोटे अलग अलग कंपाउंड में टूट गया, तो ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? कि मान लो आप जैसे आयरन लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने दूसरा कोई एक एलिमेंट लिया, है ना, आपने दूसरा कोई एक एलिमेंट लिया। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? ये आयरन जो है ये दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे आ जाएगा, तो वैसे रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसको, उसकी जगह पे वो खुद आ जाएगा, तो वैसा बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, गैस इज यूज टू गेट रीड ऑफ इनडाइजेशन। तो जब कभी भी इनडाइजेशन अनपच जो होता है, तो वैसे केस पे क्या हम लोग खाते हैं? एंटा एसिड खाते हैं। क्या खाते हैं? एंटा एसिड। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड एट द ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो जो नई आवर्त सारणी है मॉडर्न वाला, उसमें आप देखोगे आपको टोटल 7 आपको पीरियड्स मिलेंगे ऐसे करके, और टोटल 18 ग्रुप मिलेंगे ऐसे करके। तो टोटल 7 पीरियड है और ग्रुप कितने हैं? 18, 18। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप। तो देखो हमने क्या करा, हमने आपके SSC MTS एग्जाम में, जो पिछले SSC MTS एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं, उसके सारा हमने केमिस्ट्री स्टैटिक जी के हमने देख लिया है। ठीक है, कोई डाउट क्वारी हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बताओ। थैंक यू।